Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel, and this is video for AS Economics unit number 6 and chapter number 27, and name of the chapter is current account of balance of payment. इस चैप्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी होती है, सबसे पहले we will define what balance of payment is, and then we will look into the formula of balance of payment, and then we will look into the different positions of balance of payment and positions of balance of payment, and then we will look into an important term, that is balance of trade, and then we will talk about current account of balance of payment and its components, current account of balance of payment and its components. And then the next thing that we will discuss is what are the basically effects of balance of payment, causes and effects of balance of payment deficit, and causes and effects of balance of payment surplus. So the next thing we will do is causes of, so these are the major objectives of this chapter. Causes of deficit balance of payment, and then we will look into consequences of deficit balance of payment. So consequences of deficit balance of payment, current account basically, and then we will look into causes of surplus balance of payment, current account, and then consequences of deficit balance of payment or deficit balance of payment current account. अच्छा, इसमें बेसिकली करंट अकाउंट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन AS वी हैव ओनली करंट अकाउंट इन द सिलेबस, तो बाकी की जो अकाउंट्स है वो शामिल नहीं है. सो वी विल लुक इनटू द डेफिसिट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सरप्लस करंट अकाउंट एंड डेफिसिट करंट अकाउंट. ओके, सो दिस इज़ द इंटायर सिलेबस. इसके अंदर लाइक सिर्फ यही चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द समरी ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री with rest of the world. You can stop the video and read this, listen to this definition and write it down. So balance of payment, I'm repeating once again, it is the summary of all economic transactions of a country with rest of the world. जैसे सपोज़ करें हम इंपोर्ट करवाते हैं किसी कंट्री से या किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, दैट इज़ बेसिकली द बैलेंस ऑफ पेमेंट, या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं उसे. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है, दैट इज़ रिसीप्स माइनस पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इक्वल टू रिसीप्स माइनस पेमेंट्स, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं कि क्रेडिट आइटम्स माइनस डेबिट आइटम्स. यहाँ पे क्रेडिट से मुराद होता है इनकम और डेबिट से मुराद होता है एक्सपेंस. जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके थ्रू आपको इनकम आती है, तो इनकम क्रेडिट कहलाती है, और जब आप इंपोर्ट करवाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, पे करेंगे तो डेबिट आइटम कंसीडर होगी. उसके अलावा इसके लिए आप इनफ्लो ऑफ मनी माइनस आउटफ्लो ऑफ मनी, इस तरह से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, आउटफ्लो ऑफ मनी. ठीक है, यहाँ पे हम गुड्स की क्वांटिटी की बजाय हम उनकी टोटल वैल्यू को कंसीडर कर रहे होते हैं. क्वांटिटी और वैल्यू में क्या फ़र्क होता है? क्वांटिटी का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने बाय या सेल किए, और वैल्यू का मतलब होता है कि उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और या फिर उस पर कितनी आपने कॉस्ट पे की, या कितना उसके ऊपर आपने पेमेंट की. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 पोजीशंस होती हैं. वन इज़ कॉल्ड surplus balance of payment, and the second one is called deficit balance of payment, and the third one is called equilibrium balance of payment. ओके, सो इनके बेसिक मीनिंग्स क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्जांपल्स भी बता देता हूँ.
सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि व्हेन इनफ्लो ऑफ मनी into the country is greater than the outflow of money. So inflow is greater than outflow. In other words, you can say कि आपकी जो exports होती हैं वो overall ज़्यादा होती हैं exports value और imports की value overall कम होती है. Surplus balance of payment को हम positive balance of payment भी कहते हैं, positive balance of payment, या फिर इसका एक और नाम है favorable balance of payment, favorable balance of payment. And then is deficit. डेफिसिट इसका रिवर्स होगा, लाइक इनफ्लो विल बी लेसर दैन आउटफ्लो, इनफ्लो इज़ लेसर दैन आउटफ्लो. अच्छा, ये जो लेसर दैन और ग्रेटर दैन का साइन है इसको भी आपने जहन में रखना है. एग्जामिनर कई दफ़ा ये साइन डाल देता है, फिर बच्चों को समझ नहीं आती कि अब यहाँ पे ग्रेटर है या लेसर की बात हो रही है. डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट तब होगा जब इनफ्लो ऑफ मनी कम होगा, आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा होगा. इनफ्लो कम होने का मतलब ये है कि आपकी एक्सपोर्ट कम है, ओवरऑल आउटफ्लो ज़्यादा होने का मतलब है इंपोर्ट ज़्यादा है, या फिर किसी भी वजह से आपकी कंट्री में से कैश आउटफ्लो ज़्यादा कर रहे हैं, इनफ्लो कम कर रहे हैं. मल्टीपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा भी कुछ रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है. जैसे सपोज़ करें जो लाइक ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं, जैसे डोनेशंस हो गई, एड होगी, रिमिटेंसेस होगी, वो भी इनफ्लो आउटफ्लो को कॉज करती है, लेकिन वो भी इसका पार्ट होंगे. डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक और नाम है, इसको नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, या फिर इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं. सो ये मल्टीपल नेम्स हैं, तो आपको एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है, आपके जहन में होना चाहिए. इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? अब आपको वैसे क्लियर हो चुका होना चाहिए कि अगर सरप्लस में इनफ्लो ज़्यादा है, डेफिसिट में आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी. लाइक जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इक्वल होंगे, इनफ्लो ऑफ मनी इज़ इक्वल टू द आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कंट्री, तो इसे हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट का. ओके, सो इसको लाइक ज़ीरो बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम भी देते हैं, ज़ीरो बैलेंस ऑफ पेमेंट. और तीसरा इसका नाम होता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अगेन वही उसका मीनिंग है कि आपका जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो सेम रहेंगे. ठीक है, सो ये मैंने BOP लिखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो इसको करेक्ट कर लें. ओके, सो ये हमारे पास लाइक इसकी मल्टीपल पोजीशंस आ गई कि डेफिसिट, सरप्लस और ये इनके क्या मीनिंग्स हैं. देन वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है, BOT, लेकिन ये सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है दैट इज़ रिकॉर्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, while balance of trade is the summary of only visible items exported and imported. Like so, visible exports and visible imports. Visible का मतलब होता है like goods, ऐसी चीज़ें जो आप जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो आपके लिए visible items कहलाती हैं. So balance of trade में फिर क्या आएगा? Balance of trade is equal to the value of visible exports minus the value of visible imports. So ज़हन में रखें, इसमें सिर्फ visible चीज़ें हम लिखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं. बस इसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका आपको ज़हन में होना चाहिए. देन इज़ लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट. करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? देखिए, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके अंदर वी रिकॉर्ड 4 टाइप्स ऑफ बेसिकली ट्रांजेक्शन्स, 4 टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं. करंट अकाउंट जो है इसके अंदर पहली ट्रांजेक्शन्स होती हैं ट्रेड इन गुड्स, जिसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, ट्रेड इन गुड्स, और इसके अंदर सिर्फ विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हम ले रहे होते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रेड इन सर्विसेज, इसको इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं, ट्रेड इन सर्विसेज. और तीसरी चीज़ होती है करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स, और करंट ट्रांसफर्स को लाइक सेकेंडरी इनकम्स भी कहते हैं, सेकेंडरी इनकम्स. और इसी तरह से लाइक हमारे पास एक आ जाते हैं इनकम फ्लोज, इनकम
फ्लोज। इनकम फ्लोज को लाइक हम लोग प्राइमरी इनकम्स भी कहते हैं, प्राइमरी इनकम्स। सो इनके मीनिंग्स, बेसिक मीनिंग्स क्या हैं, मैं यहाँ पे बोल के आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाएं, नोट्स में लिखते जाएं। ट्रेड इन गुड्स में हम जितनी भी गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से कि पाकिस्तान इंपोर्ट्स अ कार फ्रॉम जापान, तो ये पाकिस्तान के लिए आउटफ्लो कंसीडर होगा, ठीक है। सो क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ये आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू दुबई फॉर एग्ज़ाम्पल, देन इट विल बी रिकॉर्डेड एज इनफ्लो ऑफ मनी इनटू पाकिस्तान। सो ट्रेड इन गुड्स में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन इनफ्लो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो सर्विसेज के अंदर लाइक हम इनविजिबल ट्रेड को लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विसेज सेल करता है किसी फॉरेनर को, कम्युनिकेशन सर्विसेज हम सेल करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, अकोमोडेशन, कोई भी इस तरह की सर्विस हम सेल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट या फिर कोई प्रोफेशनल्स की सर्विसेज भी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, तो उसके अगेंस्ट अगर कैश आ रहे अगर हम सेल करें तो इनफ्लो कंसीडर होगा, और अगर हम बाय करें तो आउटफ्लो होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक दीज डेज़। पाकिस्तान में भी देख लें, दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है। अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान को एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी फेसबुक पे अपना ऐड रन करती है या इंस्टाग्राम पे ऐड रन करती है, तो उसके लिए पे करना पड़ता है, सही है। तो फेसबुक इज़ नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी, तो आपको दिस इज़ अमेरिकन बेस्ड कंपनी, सो आपकी जो पेमेंट्स हैं वो अमेरिका चली जाती हैं जब आप इस सर्विस के अगेंस्ट पे कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए फिर आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाएगा अंडर ट्रेड एंड सर्विसेज पार्ट, लेकिन अमेरिका के लिए ज़ाहिर इनफ्लो होगा। जो कंपनी कैश रिसीव कर रही होती है उसके लिए इनफ्लो होता है, जो पे कर रही होती है उसके लिए आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट कम्स लाइक करंट ट्रांसफर्स या सेकेंडरी इनकम्स इन्हें कहते हैं। करंट ट्रांसफर्स आर द पेमेंट्स एंड रिसीव्स दैट हैपन विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचें, गुड्स बेचें तो ट्रेड इन गुड्स में लिखते हैं, सर्विसेज सेल करें तो ट्रेड इन सर्विसेज में लिखेंगे। लेकिन कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके अगेंस्ट ना तो गुड्स ट्रेड होती है ना ही सर्विसेज, ऐसी पेमेंट्स को हम करंट ट्रांसफर्स का नाम देते हैं। क्या हो सकती हैं ऐसी? इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। जैसे सपोज़ करें जो रिमिटेंसेस होती हैं वो भी करंट ट्रांसफर्स का पार्ट होती हैं। इसी तरह से एड होगी, डोनेशंस हो गई, गिफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें करंट ट्रांसफर्स का पार्ट होती हैं। अगर हमें एड, गिफ्ट या फिर रिमिटेंसेस पाकिस्तान में आएंगी तो पाकिस्तान के लिए इनफ्लो कंसीडर होगा, अगर यहाँ से जाएंगी तो ये आउटफ्लो कंसीडर होगा। इनकम फ्लोज जो है इसको हम जो प्राइमरी इनकम भी बोलते हैं, और इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसके अंदर हम मल्टीपल इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, जैसे वेजेस हो गए, जैसे लेट्स से कि रेंट हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली, और इसी तरह प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, और इसी तरह से डिविडेंड हो गया। ये ऐसी इनकम्स हैं जिनको हम प्राइमरी इनकम्स का नाम देते हैं। ट्रांसफ़र इनकम्स जो हैं या करंट ट्रांसफ़र जो होती हैं इनके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा होता, लेकिन इनकम फ्लोज से जो इनकम आ रही है इसके अगेंस्ट या तो गुड्स सेल हो रही होती हैं, बाय हो रही होती हैं, कोई ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। सो इनकी एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ आपके लिए लिख दिए। अगली जो बात है नेक्स्ट हमारे पास वो ये है कि करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्यों चला जाता है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेफिसिट, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट की 3 कॉजेज़ होती हैं। अच्छा, इनको सरप्लस और डेफिसिट की कॉजेज़ को साइड बाय साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि दोनों एक दूसरे के साथ, चूँकि रिवर्स हैं तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। सो सरप्लस की कॉजेज़ क्या होती हैं, सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, इन दोनों चीज़ों को हम साइड बाय साइड देख लेते हैं। सो डेफिसिट की सबसे पहली रीज़न होती है बूम इन
बूम इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, अगर आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बूम आ जाता है, बूम इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो उससे चांस होता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाए। कैसे डेफिसिट में जाएगा? जैसे अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक बूम आता है, लोगों की परचेजिंग पावर हाई होगी, तो लोग ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करवाएंगे, और जब ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करवाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। ये आप बात नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, सारी मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ नोट करते जाएं। इसी तरह से सेकंड रीज़न इज़ रिसेशन इन ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। रिसेशन इन ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री, ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री वो कंट्री है जिसको आपने एक्सपोर्ट करना होता है। अगर उस कंट्री में रिसेशन है, रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक अपराइज और इकोनॉमिक डाउनफॉल, सॉरी, रिसेशन इज़ इकोनॉमिक डाउनफॉल, और बूम जो है दैट इज़ इकोनॉमिक अपराइज। लाइक पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी राइज करेगी, अपराइज करेगी, बूम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो भी डेफिसिट कॉज होगा। अगर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री में रिसेशन होगा, तब भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है वो आपसे गुड्स बाय करने में कंफर्टेबल नहीं होगा, उनकी परचेजिंग पावर लो हो जाएगी। रिसेशन के टाइम पे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में कम हो जाती है, तो वो फिर इवेंचुअली आपसे कम चीज़ें बाय करेंगे। इसी तरह से तीसरी चीज़ जो कॉज करती है इसको, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चरल इश्यूज़। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एक है लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर लेबर प्रोडक्टिविटी फॉल करती है तो उससे डेफिसिट कॉज होगा। लेबर प्रोडक्टिविटी के फॉल होने से डेफिसिट क्यों कॉज होगा? देखें, जब आपकी लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो एज अ रिज़ल्ट आपकी कंट्री का आउटपुट कम हो जाएगा। जब आपकी कंट्री का आउटपुट कम होगा तो अब फिर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज कम होंगी एक्सपोर्ट करने के लिए भी, और आपको इंपोर्ट भी ज़्यादा करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप बना ही नहीं रहे चीज़ें सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं? दूसरा ये कि अगर सफिशिएंटली आप खुद नहीं बना रहे तो फिर आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, जिसकी वजह से आप फिर से डेफिसिट में चले जाएंगे। इसी तरह से लाइक इन्फ्लेशन रेट जो है, इफ़ इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री, तो ये भी डेफिसिट को कॉज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री चाइना से ज़्यादा होगा, तो फिर पाकिस्तान को डेफिसिट में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ लोग हैं वो पाकिस्तान से बाय करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे एक्सपेंसिव होने की वजह से चीज़ें, लेकिन पाकिस्तानी लोग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बाय करने के लिए चाइना से, क्योंकि लोकल गुड्स अगर एक्सपेंसिव हैं तो इंपोर्ट करना उनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, उनको लगेगा कि नहीं इंपोर्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह तीसरी रीज़न होती है राइज़ इन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। राइज़ इन एक्सचेंज रेट को लाइक हम राइज़ इन एक्सचेंज रेट को हम अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी भी कहते हैं। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री उससे अप्रिशिएट कर जाती है, तो उसका फिर क्या इम्पैक्ट होता है? उसका इम्पैक्ट होता है कि आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट विल राइज, और प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स जो है वो आपकी फॉल हो जाती है। एक्सपोर्ट्स जब महंगी होंगी तो ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री आपसे नहीं खरीदेगा, इंपोर्ट्स जब सस्ती होंगी तो लोकल गुड्स, लोकल कंज्यूमर्स, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इंपोर्ट करने में कंफर्टेबल होंगे। इंपोर्ट्स फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, तो फिर से डेफिसिट में चले जाएंगे आप। सरप्लस एग्जैक्टली हम ऑपोजिट करते जाएंगे। जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी बूम की वजह से डेफिसिट था, तो सरप्लस कॉज होगा अगर आपकी इकोनॉमिक रिसेशन है, इकोनॉमिक डाउनफॉल है विद इन द कंट्री। रिसेशन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी से मुराद है हमारी अपनी कंट्री की लोकल इकोनॉमी की बात हो रही। अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से लोग रिलक्टेंट होंगे इंपोर्ट करवाने के लिए, तो इंपोर्ट वॉल्यूम कम होगा, डेफिसिट कम हो जाएगा, या सरप्लस की तरफ हम मूव कर जाएंगे। इसी तरह से जैसे रिसेशन इन ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री को अब हम बूम इन ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे, बूम इन ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री। सो आई एम यूजिंग टीपी फॉर ट्रेडिंग पार्टनर। सो अगर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक अपराइज होगा, बूम होगा, तो वो लोग ज़्यादा, उनकी परचेजिंग पावर होने की वजह से वो हमसे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने में कंफर्टेबल होंगे।
इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट करेक्ट भी हो सकता है या फिर हम सरप्लस में भी जा सकते हैं। इसी तरह से लाइक यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में यहाँ अब ये रिवर्स होती जाएंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी पहले फॉलो हो रही थी, अब लेबर प्रोडक्टिविटी आपकी राइज़ हो जाएगी। लेबर प्रोडक्टिविटी अगर आपकी राइज़ होती है तो आपका जो ओवरऑल वर्कफोर्स है वो ज़्यादा आउटपुट बनाने में सक्सेसफुल होगा। जब विद इन द कंट्री ज़्यादा आउटपुट बनेगा तो आपको इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ, इंपोर्ट्स कम हो जाए तो सरप्लस में मूव कर जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर आपका कम है एज़ कंपेयर टू द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री तो फिर भी आप सरप्लस में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब है आपकी लोकल लेवल पे गुड्स आपकी सस्ती मिल रही हैं, इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव होंगे, तो फिर आप लोकल गुड्स पे रिलाई करेंगे, इंपोर्ट्स नहीं करवाएंगे। इसी तरह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री के लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स ख़रीदना सस्ता है, तो इसलिए वो पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे। इसी तरह से फॉल इन एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, जिसे लाइक हम डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी भी कहते हैं। डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी लाइक अगर पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कम होती है, डिप्रिशिएट करती है, फॉल करती है, तो हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स विल फॉल एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स विल राइज। आई एम यूजिंग PX फॉर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, PM फॉर प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स की प्राइस जब कम होंगी तो एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट अर्निंग इंक्रीज़ करेगी। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग इंपोर्ट करना कम कर देंगे। सो इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, तो फिर से हम सरप्लस में जा सकते हैं। अच्छा, ये इनकी रीजंस थी, कॉजेज़ थी। नाउ वी विल मूव टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट। देखिए, सबसे पहले लाइक हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। लाइक ये सरप्लस और डेफिसिट को इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। इम्बैलेंसेस का मतलब है कि यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो चूँकि इक्वल नहीं होता तो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर दोनों में बैलेंस हो तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सरप्लस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर देखें आपकी कंट्री का डेफिसिट में चला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट तो क्या इम्पैक्ट्स होंगे, सरप्लस में चला जाए तो क्या इम्पैक्ट्स होंगे। अक्सर फीलिंग आती है कि शायद सरप्लस बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आपकी लाइक सरप्लस में चले जाएं तो शायद इसके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सरप्लस के भी नुकसान होते हैं। देखिए, सरप्लस का फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आपका कंट्री का GDP बढ़ेगा और GDP जब बढ़ता है तो ज़ाहिर है उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ विल राइज, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। तो लाइक ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं, और जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी फ्लरिश करेगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री विल फ्लरिश। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा होगा क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होंगी। और लेकिन इसी तरह से गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मे बी ज़्यादा मिल रहे हो, क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, तो फिर आपका गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या सेंस है इस बात की कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मेन की टर्म ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से ये बाकी सारे इम्पैक्ट क्रिएट होंगे। देखिए, याद रखिए हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसका फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू C + I + G + X - M। यहाँ पे X - M बेसिकली करंट अकाउंट को शो कर रहा होता है। अब जब सरप्लस में चले जाते हैं तो ये वाला जो रीजन है X - M ये पॉजिटिव हो जाता है, बढ़ जाता है। जब मैथ का रूल है राइट हैंड साइड बढ़े तो लेफ़्ट हैंड साइड भी बढ़ती है। अब जब राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों बढ़ेंगे तो सारे एग्रीगेट डिमांड फिर अपवर्ड चली जाएगी। इसका इम्पैक्ट मैं ग्राफ पे भी शो करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पहले आप देख लें इसकी कॉस्ट क्या होंगी। कॉस्ट्स का मतलब होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्या होंगे। अगर आपका सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है तो इसके आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कंट्री को। देखिए, इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक तो मेनली बढ़ जाएगा। इसका मैं ग्राफ अभी समझाता हूँ आपको। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ जाती है।
ऑल दो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक गुड इन्फ्लेशन है, लेकिन अगेन कोई भी इन्फ्लेशन विद इन द लिमिट्स हो तो फिर तो सही है, लेकिन अगर इफ़ इट एक्सीड्स द लिमिट्स या टारगेट एरिया जो होता है गवर्नमेंट का उससे ऊपर चली जाती है तो फिर ये हार्मफुल होती है। ठीक है, सो एक्सेसिव राइज इन एग्रीगेट डिमांड और राइज इन प्राइसेस आर ऑल्सो लाइक हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। इसी तरह से लाइक पॉलिटिकल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में जा रहा है ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री के अगेंस्ट, जैसे चाइना लेट्स से आपका ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है, आप सरप्लस में जा रहे हैं, इट मीन्स यू आर कॉजिंग डेफिसिट टू अनदर कंट्री, तो वो फिर पॉलिटिकली आपके साथ नाराज़ होंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स पे बैरियर्स लगाना शुरू कर सकते हैं, टैरिफ कोटा एम्बार्गो वगैरह इम्पोज करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से ये जो सरप्लस है अभी तो फ़ायदा देगा, लॉन्ग रन में डिप्रिशिएशन को कॉज करना शुरू कर देगा, लॉन्ग रन में आपके करेंसी को की वैल्यू को डिप्रिशिएट करना शुरू कर देगा। जैसे सपोज़ करें कि अभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से इवेंचुअली आपकी प्राइसेस महंगी होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, आपसे चीज़ें बाय नहीं करेंगे। सो एज अ रिज़ल्ट आपकी फिर अगेन डिमांड फॉर योर करेंसी विल फॉल एंड करेंसी विल डिप्रिशिएट। अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको ग्राफ से भी ये समझाऊंगा, ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं एक ही ग्राफ में हम शो कर सकते हैं, जितने भी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। अब इनका ग्राफ किस तरह का होगा, ग्राफ देख लेते हैं। सो वी हैव लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फिनोमेना टू एक्सप्लेन दिस। सो ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस लेवल, ये हमारे पास प्राइस लेवल है, एंड वी हैव रियल जीडीपी ऑन एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड इस तरह नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम ऐसे पॉजिटिवली स्लोप बनाते हैं, जहाँ पे दोनों ग्राफ्स मीट करें। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज़ वाई एंड प्राइस लेवल इज़ पी। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो बेसिक प्रिंसिपल है एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट को चला जाएगा एंड इक्विलिब्रियम विल डेफिनेटली मूव टू एन अदर पोजीशन दैट इज़ E1, सो इनकम विल इंक्रीज टू Y1 फ्रॉम Y to Y1 एंड प्राइस लेवल विल इंक्रीज टू P1। अब ये जो प्राइस में इंक्रीज़ है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जीडीपी में जो इंक्रीज़ आया ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, जब मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था ऊपर कि यहाँ पे मैं कह रहा था कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए मैं इस ग्राफ को माइंड में रख रहा था कि क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ता है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यहाँ पे क्लियरली जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो जाएगी, प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ कर देगा। सो इस तरह से लाइक आप माइंड में इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नाउ मूविंग टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट। देखिए डेफिसिट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको हम रिवर्स करते जाएंगे। अब हमारे पास शुरू में आ जाएंगी प्रॉब्लम्स। देखिए डेफिसिट जो होता है ये मेनली तो यही नज़र आता है कि इसके प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, कॉस्ट ज़्यादा हैं, ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन समहाउ इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? आपका सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड लो हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड लो होगा तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होती जाएंगी, जीडीपी आपका कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, और आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो दैट विल सफ़र, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। देखें, अगर आप डेफिसिट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप अच्छी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करवा रहे थे, अच्छी टेक्नोलॉजी आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगी, और लॉन्ग रन में जब इसका फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आप फिर एक्स्ट्रा गुड्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, और इंपोर्ट्स भी आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी। इसका ये फ़ायदा भी होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसकी वजह से कम हो जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और क्या इसका बेनिफिट हो सकता है कि ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री आपसे कंफर्टेबल होंगे चीज़ें बाय करने के लिए, गुड्स बाय करने के लिए, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, और फ्यूचर में जाके लॉन्ग रन में आपका एक्सचेंज रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। और इसी तरह से डेफिसिट अगर सेल्फ करेक्टिंग है तो ये भी बड़ा मतलब पॉजिटिव चीज़ होती है कि गवर्नमेंट को कुछ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपका
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो जाता है। और जैसे डिमांड फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू अगर ऑटोमेटिकली जो डेफिसिट कॉज हुआ था वो करेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ऑटो करेक्शन जो मेथड होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो आपकी गवर्नमेंट का प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करता और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मूथली चलती रहती है। सो एक्स पे लाइक हमारे पास रियल जीडीपी है। अच्छा, अब ये ग्राफ मैं किस चीज़ का बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिसिट मैंने लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगा, ये कैसे मुझे पता चला था कि ऐसा होगा। अगेन मैं ये ग्राफ ज़हन में रख के मैं सारी डिस्कशन कर रहा था। सो प्राइस लेवल एक्स पे रियल जीडीपी एंड दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई। और जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मीट करें यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पी और रियल जीडीपी वाई होगा। अब यहाँ मुझे कैसे पता चला एग्रीगेट डिमांड कम होगी। देखिए एग्रीगेट डिमांड का जो मैजिकल फार्मूला है, प्लीज़ इसको ज़हन में रखा करें, दैट इज़ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये एक्स माइनस एम अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट को शो कर रहा होता है, करंट अकाउंट को, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से यानी नेगेटिव फिगर बड़ी होने की वजह से फिर ये क्या होगा, ये वाला एरिया फॉल कर जाएगा एक्स माइनस एम। जब राइट हैंड साइड फॉल करती है तो लेफ़्ट हैंड साइड भी फॉल कर जाती है। सो यहाँ से पता चला मुझे कि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ करेगी। और बेसिक प्रिंसिपल के तौर पे पहले से पता है हमें कि एग्रीगेट डिमांड फॉल करे तो लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाती है। एंड नाउ इक्विलिब्रियम विल मूव टू E1 वेयर जीडीपी विल फॉल, रियल जीडीपी विल फॉल टू Y1। सो Y से Y1 पे नीचे आ गया। अब प्राइस लेवल के साथ क्या हुआ देख सकते हैं क्लियरली, प्राइस P से P1 तक नीचे आ गई। जब प्राइस लेवल कम हुआ है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, रियल जीडीपी डिक्रीज़ किया तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम हुई है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं हो रही तो ज़ाहिर फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको वर्कर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, और वर्कर्स की ज़रूरत अगर कम हो जाएगी तो एज ए रिज़ल्ट फिर आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी डिक्रीज़ होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, जॉब्स भी कम हो जाएंगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई बिलीव कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन arising in your mind you can write in the comment and I'll be more than happy to let you know and explain you that concept further. और इसके अलावा past paper session, I have started past paper sessions recently, and this session will basically end in the first week of May. और अगर if you want to join that session online or face to face तो इस्लामाबाद F8 में हमारी अकेडमी है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन एज वेल। तो मंडे से थर्सडे 4 days a week क्लासेस होती हैं। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल जॉइनिंग इन देन डेफिनेटली वी विल ट्राई टू पॉलिश योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज राइट अप ऑफ बेसिकली सॉल्विंग एसेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आई ऑल्सो मेक अ वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट आर the major issues that generally students face while answering the questions and why they fail the exam although they have the entire knowledge of economics। सारा कुछ पता होता है बच्चों को, पूरा नॉलेज होता है, बावजूद उसके वो अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते, और ऐसे कन्विंसिंग ना होने की वजह से एग्जामिनर उनको पास नहीं करता। सो इसलिए I'll make another video as well जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि what are the common mistakes that generally students make when writing an essay, और इसी तरह से उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। YouTube पे भी मैं पोस्ट करता रहूँगा इस तरह की वीडियोस, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस हैं उनके अंदर भी हम बच्चों को पॉलिश कर रहे होते हैं, इसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि उनको प्रॉपर गाइड किया जाए कि क्या मिस्टेक्स हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से नॉलेज देना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, और किस तरह से इवैल्यूएशन देनी, ये सारी चीज़ें हम क्लियरली उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।